नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने हरियाणा चुनाव में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी और कहा कि यह जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में आम लोगों के भरोसे को दिखाती है। सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदार का प्रसाद पीएम मोदी को भेंट किया। सीएम धामी ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार जताया और राज्य में 21 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया। साथ ही 3 रोपवे परियोजना सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और काठगोदाम नैनीताल को लेकर भी बात की है। इसके अलावा सीएम धामी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत देहरादून से चमोली के गौचर और देहरादून से उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के बीच हवाई सेवा फिर से चालू किए जाने को लेकर अनुरोध भी किया। साथ ही सीएम धामी ने आदि कैलाश के लिए उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की 2 सड़कों को नेशनल हाईवे घोषित किए जाने की मांग की, जिसमें खैरना रानीखेत, बंगीधार, बैजरो पहला रूट, तो वहीं दूसरे रूट की बात की जाए तो काठगोदाम, भीमताल, लोहाघाट, पंचेश्वर रूट शामिल है। इसके अलावा देहरादून रिंग रोड कर प्रमुख मुद्दे हैं। समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन राज्य के विकास। पिछले दिनों जो हमारे यहाँ पर आपदा आई थी, उस आपदा के मानकों में भी काफी हमको जो है शिथिलीकरण दिया है, काफी धनराशि बढ़ाई है। मैंने उसके लिए उनका धन्यवाद किया है। साथ ही हमारा स्वीकृत हुआ है, उसके लिए धन्यवाद किया है। बिजली का कोटा बढ़ा है। वनीकरण के लिए जो जमीन हमको उत्तराखंड राज्य में मिलनी चाहिए, उसमें शिथिलीकरण की मैंने निवेदन किया था। उस पर रोपवे के काम है। उन सभी के लिए साथ ही साथ जो आरसीएस क्षेत्रीय संपर्क योजना में, उड़ान योजना में जो काम चल रहे हैं, जो हमारी सेवा चल रही है गौचर देहरादून, उस सेवा को मैंने बढ़ाने का निवेदन किया है। चिन्याली सौड़ की हवाई पट्टी के विस्तार की बात की है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। लगातार तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी की जीत का जश्न देहरादून में भी मनाया गया। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी वर्कर्स में उत्तर में कार्यकर्ताओं ने पहले तो पटाखे जलाए, फिर जलेबी खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी और इसी के साथ पीएम मोदी को जीत की शुभकामनाएं भी दी। जीत में भी बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ तो हरियाणा के नतीजों की सीट में जीत हासिल की है, यानी कि वहां पर कमल खिला। कश्मीर में भले ही बीजेपी की सरकार न बन रही हो, लेकिन सीएम धामी का प्रचार वहां भी कारगर रहा। जम्मू की 4 सीटों के विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून से सुर्खियों में आए सीएम धामी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल रहे और उनकी कि हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। जवान और पहलवान 3 मुद्दों को लेकर वहां पर बहुत तेजी से चुनाव में काम हुआ, तो देखने में आया है कि हरियाणा वो कर रहे हैं। तो किसान कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट थे। उनकी इस बात पर उन्होंने किया। रुझान देखते हुए कांग्रेस ने दोपहर 12:30 बजे से जश्न की तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसर चला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ऑफिस पहुंचे, लेकिन हरियाणा से जिस तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी वो नहीं पूरी हो पाई, जिसके बाद यहां पर सन्नाटा फैल गया है, क्योंकि 2022 में मुख्यमंत्री बनने के झगड़े ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा और के हाथ से निकल गया तो एक बार फिर सबको उत्तराखंड याद आ गया, जो झगड़ा 2000 और कुमारी सैलजा में था। चुनाव के आखिरी वक्त में तनातनी इतनी बढ़ गई कि हुकने वाले नहीं है। इसीलिए तय है कि 2027 से पहले मुख्यमंत्री बनने को लेकर लड़ाई होगी। हर बड़ा नेता मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोकेगा, तो चुनाव जीतने से पहले मुख्यमंत्री बनने की चाहत उत्तराखंड कांग्रेस का हरियाणा जैसा हाल करेगी। कई रीजंस होते हैं चुनाव में आगे और पीछे होने के, उसमें से ये कारण हो सकता है। उत्तराखंड में भी 2022 में अमूमन इसी तरीके की चीज देखने को मिली थी और रिजल्ट्स ऐसे ही आए थे। सभी का
लेकिन अनंतो गत्वा जो लीडरशिप का निर्णय होता है उसको सब मानते हैं। हरियाणा में भी हमारे सब नेताओं ने कहा जो लीडरशिप तय करेगी मानेगी, हम उसको मानेंगे और उस चाहत के लिए काम करना अच्छी बात है। अब उत्तराखंड के अंदर मैं देख रहा हूँ 2022 के उससे अनुभव लेकर के सब नेतागण एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। खबर है कि हरियाणा चुनाव नतीजों से उत्तराखंड कांग्रेस के युवा नेता दुखी हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग नेताओं की जिद युवा नेताओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। साफ है, हरियाणा चुनाव में हुड्डा और सैलजा की लड़ाई ने पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया और उत्तराखंड कांग्रेस को भविष्य की पिक्चर अभी से दिखा दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आने के बाद अब किसी भी दिन केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पार्टियां विरोधी खेमे पर ज्यादा नजरें गड़ाए हुए हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। दोनों ही पार्टियां काफी पहले से केदारनाथ में सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन पहले ही केदारनाथ में एक कार्यक्रम के जरिए चुनावी उद्घोष कर चुके हैं। अब असली मुद्दा है कैंडिडेट का। कांग्रेस का कहना है कि वो एक बार सर्वे करा चुकी है और अब दूसरी बार का सर्वे भी 16-17 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। इसके बाद पार्टी के ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। दोनों की रिपोर्ट के आधार पर कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हमारी दूसरी सर्वे इस समय चल रही है। 17 हम एक्सपेक्ट 14-15 कर रहे हैं। 16-17 तक भी अगर वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक वहां जाएंगे, जिसको भी हाईकमान और हमारे सीनियर्स तय करेंगे, वो वहां जाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स, सर्वे की रिपोर्ट्स को आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। बीजेपी का कहना है कि उसके पास योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी की है। जो भी पार्टी पैरामीटर पर खरा उतरेगा उसे कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के लोग आपसी गुटबाजी में उलझे हुए हैं। उनके नेता आपसी गुटबाजी में, आपसी असमंजस में ही उलझे हुए हैं और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे बढ़त में है, बहुत आगे है और हम लोग विकास के नाम पर, क्षेत्र के विकास के नाम पर, विकास के आधार पर इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। ये तो रही पार्टियों की कैमरे के सामने की बयानबाजी। हकीकत ये है कि कैंडिडेट को लेकर दोनों ही पार्टियों में शहमात का खेल जारी है। दोनों ही पार्टियों का फोकस इस बात पर है कि कौन किस पर दांव लगाता है। केदारनाथ चुनाव में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक भी पहले आप का खेल देखने को मिल सकता है। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। इधर रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में दिग्गज कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई विधायक शामिल हुए। विधायकों में भुवन कापड़ी, सुमित हृदयेश, आदेश चौहान, काजी निजामुद्दीन और विधायक वीरेंद्र जाति मौजूद रहे। इन नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर में हुई घटना पर प्रशासन को निशाने पर लिया और कहा कि रात के वक्त गुंडे आते हैं, दफ्तर का सामान बाहर फेंक देते हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। वहीं भवन को लेकर उन्होंने कहा कि लीज 2014 में समाप्त होनी थी और 2016 से यहां कांग्रेस कार्यालय है। लैंड कंट्रोल एक्ट है, उसमें स्पष्ट प्रावधान है, उसकी अनदेखी की गई है और जिस तरह से कार्यालय बंद होने के उपरांत कुछ असामाजिक तत्व घुसपैठ करते हैं, सामान को, पत्रावलियों को, फर्नीचर को बाहर फेंक देते हैं और प्रशासन खामोशी अख्तियार कर लेता है। उत्तराखंड में सरकारी ऑनलाइन सेवाएं बंद होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इसके लिए फिरौती तक मांगी गई थी। 2 अक्टूबर को हैकर्स ने 186 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया था। पुलिस के
TNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के जरिए डेटाबेस सेंटर तक हैकर पहुंच गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि साइबर हैकर्स ने ईमेल के जरिए 1 मिलियन बिटकॉइन की डिमांड की थी। हालांकि पुलिस अधिकारी किसी भी डिमांड को मांगे जाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने यह जरूर माना कि फिरौती की बात हुई थी, लेकिन रकम नहीं लिखी थी। वहीं साइबर अटैक से निपटने के लिए NIA की मदद ली जा रही है। वेबसाइट हैक मामले में IG लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सभी डेटा सुरक्षित है और मामले में जांच के लिए NIA से मदद ली जा रही है। साइबर अटैक हम लोग मान सकते हैं। फिलहाल हमने अज्ञात में केस दर्ज किया है। ये सस्पेक्टेड हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, तो इसके पीछे अब इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा कि एग्जैक्टली कौन लोग है, क्या वाकई में, या ऐसा तो नहीं जैसे मैं पहले कहा कि कोई अनऑथोराइज्ड फाइल डाउनलोड हो गई, वायरस आ गया और करप्ट हो गया। न्यूज 18 की खबर का अल्मोड़ा बेस अस्पताल में बड़ा असर हुआ। कल प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी कि अस्पताल में बने टैंक की दीवार पूरी तरह से टैंक में बिना पानी के झुक गई है, जिसके बाद अस्पताल के एक ब्लॉक से मरीजों को शिफ्ट किया गया है। आज DM अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए पहुंचे। DM ने कहा कि निर्माण एजेंसी को तुरंत बुलाकर कार्रवाई की जाए। के लिए एक पानी का टैंक बनाया गया है, उसकी ये बाउंड्री है। पानी के टैंक से इसका मतलब नहीं है, और प्रथम दृष्टया देखने पे लग रहा है कि डिजाइन का फॉल्ट है। उन्होंने सीधे सीधे एक स्ट्रक्चर बना दिया है, जबकि गैबन पैटर्न पे इसको करना चाहिए था, नीचे मोटा उससे ऊपर। टेक्निकल फॉल्ट है और इसमें MS साहब से बात हुई। इन्होंने जो कार्यवाही संस्था है उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम, उनको नोटिस दिया है, और मैंने भी SDM को कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उनको बुलाया। रोटी में थूक फेंकने वाले कई वीडियोस बीते दिनों सामने आ चुके हैं। अब देहरादून से भी ऐसा एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शामली, बागपत, ये बस जगहों के नाम हैं, लेकिन यहाँ पर जो घिनौना काम हो रहा है वो एक ही है। अब उत्तराखंड से ये नया वीडियो सामने आया है जहां एक शख्स रोटी में थूकने वाली हरकत करता दिखा। लोगों को बीमार करने की साजिश फिर उजागर हो गई। इस बार देहरादून में शख्स की हरकत मोबाइल कैमरे पर कैद हो चुकी है। ढाबे में एक शख्स तवे पर रोटी सेक रहा था। उसने पहली रोटी तवे से हटाई, जिसके बाद उसने दूसरी रोटी को सेकने से पहले थूक दिया। ऐसा करने में उसे तनिक भी झिझक नहीं हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो अब सबके सामने आने वाला है। वहीं ढाबे से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग उसकी यह हरकत काफी देर से देख रहे थे। किसी ने उसका रोटी पर थूकने वाला वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो इसी तरह रोटी बनाता रहा। अब जरा सोचिए, कोई थूक वाली रोटी खाएगा तो उसकी तबीयत खराब भी तो हो सकती है। ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। तंदूर की रोटी पकाने से पहले थूका जा रहा है। आखिर ऐसी साजिश बार बार क्यों हो रही है? क्यों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हल्द्वानी से खबर, जहां भू संपत्तियों की जांच करने के सीएम धामी के आदेश के बाद नैनीताल जिले की डीएम ने सभी एसडीएम को जांच सौंप दी है। सभी एसडीएम दूसरे राज्यों के रहने वाले लोगों की खरीदी गई भू संपत्तियों की जांच करेंगे और इसके बाद 15 दिन के अंदर सभी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आपको बता दें, नैनीताल जिले में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों ने जमीन खरीद ली है। जमीन किसने कितनी खरीदी है, तय सीमा से ज्यादा किसने खरीदी है, इन तमाम एंगल से जांच की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई सालों से कई तरह का जिहाद सक्रिय है। कहीं पर लव जिहाद की बात हो रही है, कहीं पर भूत जिहाद की बात हो रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की जमीन और इसकी इन बेटियों पर जिहादियों की नजर है। ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिससे संघ की चिंता और चिंतन दोनों बढ़ गई है। संघ हिंदू समाज के खिलाफ चलाए जा रहे हैं जिहाद पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं।
पर अभी भी हिंदू जागृत नहीं हो रहा है। हिंदू का जागरण अभी भी नहीं हो पाया। तो इसलिए जो है अब 100 साल में हो गए हैं, अब 99 साल हो गए, समय लगने वाला है। सिंपली जो है हम अपने आदमी को अपनी तरफ एकत्रित करते हैं, उनको संगठित करते हैं, संगठित करके उनके व्यक्तित्व का विकास करके उनको कई अच्छी बातें बता करके हम निगेटिव नहीं जाते हैं। संघ के करीब लोग भी मानते हैं कि लव और लैंड जैसे जिहाद समाज को चिंतन में डालने वाले हैं, इसलिए संघ का चिंतन एक विषयों पर जारी है। सब चीज़ों से जो नई कुरीतियाँ आई हैं या जो नई चीज़ें ये हाल फिलहाल में दौर में जो ज़्यादा बढ़ी हुई हैं गलत चीज़ें, उनको रोकने के लिए या उनको दूर करने के लिए संघ अपने स्तर से काम करता है। जाहिर है कि संघ की नज़र जिहाद और जिहादियों की हरकतों पर है, जिनके नाकाब मंसूबे देवभूमि को चिंता में डालने वाले हैं। क्योंकि कोई जमीन खरीदकर डेमोग्राफी बदलने की फिराक में है, तो कोई भोली भाली लड़कियों को फुसलाना है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के ज्वालापुर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। यहां जटवाड़ा पुल पर बने रविदास द्वार के पास चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगाई जा रही थी। मूर्ति लगा रहे लोगों को नगर निगम की ओर से परमिशन दी गई थी, लेकिन मूर्ति लगाए जाने की सूचना पर दलित संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंचे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख मूर्ति लगाना टाल दिया गया है। दलित संगठनों का कहना है कि ये जगह संत रविदास की जगह है, यहाँ कोई और मूर्ति नहीं लगाई जा सकती है। दलित संगठन ने नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ में 42 सीटर प्लेन के सफल ट्रायल लैंडिंग के बाद अब एनसीआर के लिए सीधी उड़ान की उम्मीद तेज हो गई है। साथ ही पर्यटन कारोबार के लिए भी ये हवाई सेवा अब मील का पत्थर साबित हो सकती है। दो 2019 में पिथौरागढ़ से एनसीआर के लिए सीधी हवाई यात्रा शुरू हुई थी। मात्र 9 सीटर प्लेन के साथ शुरू हुई इस हवाई सेवा का दम साल भर में ही निकल गया। ऐसे में बीते 4 सालों से एनसीआर के लिए हवाई सेवा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बीते दिनों एयर अलायंस के 42 सीटर प्लेन ने दिल्ली से नैनी सैनी एयरपोर्ट में सफल ट्रायल लैंडिंग की है, जिसके बाद एक बार फिर ये उम्मीद जगने लगी है कि देर से ही सही लेकिन बॉर्डर जिले से सीधे एनसीआर के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। और ये TR-42 के लैंडिंग के बाद अभी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, बाकी अपने विभाग को वो देंगे। और आने वाले भविष्य के अंदर हम सबकी कामना ही है कि हमारे पिथौरागढ़ में बड़े जहाज उतरेंगे। अलायंस एयर का जो विमान है, ये जब प्रारंभ होगा तो जिले के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। लोग जो दिल्ली से सीधे आदि कैलाश यात्रा के लिए पिथौरागढ़ आना चाहते हैं। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन कारोबार को भी 4 चांद आसानी से लगेंगे। असल में बीते कुछ सालों में जहां आदि कैलाश यात्रा ने जोर शोर पकड़ लिया है, साथ ही भारत की धरती से अब पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में सैलानियों की राह एनसीआर की उड़ान काफी आसान कर देगी। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए रोड का सफर काफी लंबा और थकान भरा है, जिस कारण सैलानियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती। ये फ्लाइट यहाँ से चली 42 सीटर फ्लाइट, तो उनके आने जाने के में जो सुविधा मिलेगी उसके साथ साथ ही यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। आज आप देख रहे हैं पिछले वर्ष यहाँ पे लगभग 20,000 पर्यटक आए थे और उनकी एक ही मांग थी कि यहाँ पे हवाई सेवा शुरू करवाई जाए। एनसीआर के लिए सीधी हवाई सेवा का फायदा पिथौरागढ़ के साथ ही चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा को भी मिलेगा। फिलहाल नैनी सैनी से पंतनगर और देहरादून के लिए 19 सीटर प्लेन से हवाई यात्रा सेवा चल रही है। ऐसे में अगर कुमाऊं के पहाड़ी जिले एनसीआर से जुड़ेंगे तो तय है कि इससे कई फायदे होंगे। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए अगर सीधी हवाई सेवा शुरू होती है तो निश्चित तौर पर पिथौरागढ़ में पर्यटन कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ ही देश दुनिया में फैले पिथौरागढ़ के लोगों की राह भी आसान होगी। इसके साथ ही बॉर्डर में तैनात सुरक्षा बलों को भी आवाजाही में काफ़ी आसानी होगी। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़।